नमस्कार। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। इसमें इंडिया जीके के क्वेश्चन जो है कवर किए जाएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और भी सेक्शन जो है इसमें हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी कहाँ पर हेल्प करेंगे? डेफिनेटली जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका टेट का अगर एग्ज़ाम है तो उसमें भी हेल्प कर देगा ये आपकी। अगर आपका कोई और एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका कंडक्टर का भी एग्ज़ाम आएगा, क्लास 3 के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो होंगे, तो उन सभी में भी जो है वो आपको हेल्प मिलने वाली है। जो भी क्लास 3 के इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होंगे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 144 से जो है अभी हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को, हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे कि क्या क्या है पूछा गया हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ उपवेदा ऑफ सामवेद। तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें रिवाइज भी नहीं हुई हैं। बोलते हैं सामवेद जो है वो उसका उपवेद कौन सा है। सामवेद वेद कौन सा है? ये वो वेद है जो सॉन्ग्स के साथ डील करता है, जो गाना बजाने के साथ जो है वो डील करता है, वो है सामवेद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि सामवेद का जो उपवेद है ना, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलो ठीक है, गंधर्व वेद जो है वो उसका नाम है। अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों को 4 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। इन 4 वेदों को संहिता जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता इनको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 वेदों को क्या कहते हैं, तो संहिता इनको कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ऋग्वेद इसमें आता है, यजुर्वेद इसमें आता है, सामवेद इसमें आता है, अथर्ववेद इसमें आता है। सामवेद जो है इसके साथ जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं वो पंचविश और षठविश जो हैं वो जुड़े हुए हैं। गंधर्व वेद जो है वो इसका उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, वेदों के बारे में जानकारी आपको मिल गई। 145 में बोलते हैं विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। तो बोलते हैं कि अशोक जो था ना, अशोक का कौन सा शिलालेख ऐसा था जो जानवरों की पशु बलि जो होती थी ना, पशु बलि के रोकने की बात करता था। तो अशोक के अलग अलग रॉक एडिक्ट हैं, और जो रॉक एडिक्ट नंबर 1 है, मेजर रॉक एडिक्ट 1 है, वो बात करता है पशु बलि, प्रोविजन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में, पशु बलि को रोकने के बारे में। अगर हम अशोक के ही शिलालेखों की बात करते हैं तो पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा शिलालेख जो है वो मनुष्य एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा को लेकर जो है व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी बात करता है। इसी तरह 11वां भी शिलालेख है जो धम्म नीति अशोक की थी, उसकी व्याख्या जो है वो करता है। 13वां शिलालेख है जो कलिंग के युद्ध के बारे में जो है वो वर्णित करता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व जो था ये कलिंग का युद्ध जो था वो हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है, 261 ईस्वी पूर्व जो था ये हुआ था। ठीक है, ये हो गया अशोक के बारे में। और अशोक, ये आपको पता होना चाहिए कि अशोक ने जो था वो बौद्ध धर्म को बाद में चलकर जो था वो धारण किया था, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए 146, बोलते हैं गीता गोविंदा बुक वॉज रिटन बाय। तो गीत गोविंद किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब जो है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट ग्रंथों के बारे में एचएएस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन एलाइड के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्लास 3 के पेपरों में देखने को। तो अगर हम बात करते हैं कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, चाणक्य के द्वारा जो था वो लिखा गया था। अगर हम बात करते हैं पंचतंत्र की, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। रामायण की बात करते हैं तो वो वाल्मीकि के द्वारा रचा गया था। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट के द्वारा जो था वो हर्षचरित की जो था रचना की गई थी, और कादम्बरी की रचना भी बाणभट्ट के द्वारा ही की गई थी। और नागानंद करके जो ग्रंथ था उसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। प्रियदर्शिका की रचना भी हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई थी, और रत्नावली की रचना भी हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई थी। इंपॉर्टेंट रचनाएं आपने जान ली। 147 नंबर क्वेश्चन देखें, बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर पेंटिंग रीच्ड एट इट्स जेनिथ। तो बोलते हैं कि कौन से मुगल शासक जो थे, इनके कार्यकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम बिंदु पर जो था वो पहुंची थी। तो मुगलों की बात करें तो 147 का ऑप्शन बी जहांगीर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर के कार्यकाल के दौरान चित्रकला जो था वो अपने पीक पर जो था वो पहुंची थी। ठीक है, पीक पर पहुंची थी। जहांगीर की बात करते हैं तो बचपन का नाम इसका सलीम जो था वो हुआ करता था। 1605 से लेकर 1627 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसे कि इसी के कार्यकाल के दौरान देखने को मिला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी उसमें कैप्टन हॉकिंस जो था वो इसके दरबार में जो था वो आए थे, और सर टॉमस रो भी जो था वो यहाँ पर आए थे। और इनके जहांगीर ने जो था वो हॉकिंस को 400 का मनसब जो था वो प्रदान किया था।
जहांगीर ने जो था वो अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी जो था वो बाद में चलकर दी थी। और जहांगीर की ही वो पत्नी है नूरजहां, जिसके नाम पर धमेरी का नाम जो था वो नूरपुर पड़ा। धमेरी नूरपुर का जो है वो पुराना नाम है। जो जगत सिंह नूरपुर के हुआ करते थे, उन्होंने जो था जहांगीर की पत्नी को सम्मान देते हुए, नूरजहां को सम्मान देते हुए नूरपुर नाम जो था वो फिर रख दिया था। 148 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं मोपला रिवेलन टुक प्लेस इन विच ईयर। अब ये क्वेश्चन आपको देखो अलाइड सर्विसेज में, एचएएस में, एनडी में, क्लास 3 के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। 148 का ऑप्शन है 1921 जो है वो सही आंसर है। जो मोपला विद्रोह हुआ था ना, ये 1921 में हुआ था। हमारे पास बहुत सारे ऐसे विद्रोह हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह 1921 में हमें इक्का मूवमेंट भी देखने को मिलता है, इक्का विद्रोह भी देखने को मिलता है। कुछ एक ऐसे मूवमेंट जिनकी लिस्ट आपके पास हमेशा तैयार होनी चाहिए रिवाइज करने के लिए, जैसे कि संथाल मूवमेंट हो गया 1855-56 में जो था ये हुआ था। बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन की एक स्ट्राइक हुई थी, तो इंडिगो मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं। बंगाल में ये हुआ था 1860 में जो था ये हुआ था बंगाल का इंडिगो रिवल्ट। और पावना रिवल्ट की बात करते हैं अगर हम, पावना राइट्स जो हुए थे वो 1873 में जो था वो हुए थे। डेक्कन राइट्स जिसको कहते हैं, दक्कन विद्रोह जिसको कहते हैं, 1875 में जो था वो हुआ था। ये 1873 में हुआ था पावना विद्रोह, बंगाल में हुआ था, बहुत ज़रूरी है, एचएएस में पूछा गया है। और दक्कन का विद्रोह जो था वो 1875 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। ये पुण्य तारा और अहमदनगर में जो था वो हुआ था। तो ये कुछ एक मूवमेंट मैंने आपको बताए, इनको ज़रूर नोट डाउन करें, इनके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 149 क्वेश्चन देखें। अब देखें, बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ड्यूरिंग द विच सेशन। तो बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में जो था वो बंट गई थी। एक गर्म दल बन गया था, एक नरम दल बन गया था। ये सूरत का सेशन था 1907 का जिसमें ये हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके सेशनों को किसने प्रिजाइड किया और उन सेशनों में क्या क्या मुख्य रूप से घटनाएं अगर हुई थी, वो क्वेश्चन एक एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का कर देता है। अगर हम 1907 के सेशन की बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन कि ये सेशन हुआ कहाँ पर था, ये सूरत में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि 1907 का जो सेशन था इसको प्रिजाइड किसके द्वारा किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन जो था वो हुआ था। हमारे पास इससे पहले 1905 का सेशन इंपॉर्टेंट है, ये बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस दौरान बंगाल का विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। उसके बाद 1906 आ गया। 1906 का सेशन कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज शब्द का प्रथम बार यहाँ पर प्रयोग किया गया था और प्रिजाइड भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही इस सेशन को किया गया था। हमारे पास 1929 दिया गया है लाहौर का सेशन, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो प्रिजाइड किया गया था। 1931 का कराची सेशन दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। 1916 का लखनऊ सेशन दिया गया है, यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से इन सेशंस के बारे में ध्यान रखनी है, ये नहीं भूलनी चाहिए आपको किसी भी हाल में। अगला है 150 क्वेश्चन। उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना एलाइड जैसे अच्छे एग्जाम्स की, क्योंकि एलाइड एग्जाम ऐसा है जो बाकी एग्जाम्स को भी कवर कर देता है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज हमने चला दी है जिसकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी, उसको आप अवेल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट शेड्यूल्ड है, अभी टेस्ट जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे और डेफिनेटली आप अगर एक पेपर की तरह हर एक टेस्ट को देंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और 10 टेस्ट हैं, 10वां टेस्ट जब आप देंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ आपने सीख भी लिया है, अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ हर एक पेपर को देंगे, अपने साथ ईमानदारी रखेंगे। 150 क्वेश्चन देखिए, अगर अवेल करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा। 150 में बोलते हैं पन्ना लाल घोष इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंपॉर्टेंट लोग जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो ये फ्लूट है, ऑप्शन सी सही आंसर है। पन्ना लाल घोष फ्लूट से जो है संबंधित हैं, बांसुरी से संबंधित हैं। आपने हरि प्रसाद चौरसिया का नाम जरूर सुना होगा, ये भी जो है वो बांसुरी से ही जुड़े हुए हैं, बांसुरी ही ये बजाया करते थे, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखें। कुछ ऐसे जो वीणा बजाते थे जिसमें जो है वो KR कुमारास्वामी अय्यर का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है वीणा बजाने वालों में। वायलिन अगर हम बात करें तो वायलिन बजाने वालों में जो है वो GR जोशी,
गजानन राव जोशी का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। और सितार बजाने वालों में जो है वो यहाँ पर रविशंकर का नाम इंपॉर्टेंट है। निखिल बनर्जी, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है निखिल बनर्जी का, ये भी जो था वो सितार बजाया करते थे। और जो एक नाम आपको पता ही होगा वो नाम कौन सा है, वो है अलाउद्दीन खान का, ये सरूद जो था वो बजाया करते थे। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई जो था वो बजाया करते थे। तो ये आप यहाँ से रिवाइज रखें, याद रखें। आगे बोलते हैं विच प्लेनेट हैज़ फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो फास्टेस्ट रोटेट करता है सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में रोटेट करने वाला फास्टेस्ट प्लेनेट कौन सा है, 151 का ऑप्शन डी जुपिटर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जुपिटर फास्टेस्ट जो है वो रोटेट करता है। अब देखो प्लेनेट्स में ही आपने ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो कौन सा है। बिगेस्ट प्लेनेट की बात की जाती है तो वो जुपिटर ही जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसकी रोटेशन के बारे में पता चल गया आपको कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रोटेट ये करता है। और अगर हम बात करते हैं कि ग्रीन प्लेनेट किसको कहते हैं तो यूरेनस को जो है वो ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है तो नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं तो वो वीनस को जो है वो कहते हैं। हॉटेस्ट सबसे गर्म जो प्लेनेट है वो कौन सा है तो वो वीनस है। ऐसा प्लेनेट जो अर्थ के सबसे नज़दीक है वो भी वीनस ही है। और ऐसा प्लेनेट जो सूर्य के सबसे नज़दीक है तो वो मरकरी है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फास्टेस्ट रोटेशन का पता चल गया, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन का ध्यान रखना है। रिवॉल्व कौन करता है तो रिवॉल्यूशन के मामले में जो है वो मरकरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिवॉल्व जो है वो करता है सोलर सिस्टम में। रोटेशन और रिवॉल्यूशन का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। देखो पृथ्वी अपनी स्पिन पर जब घूमती है ना, अपनी एक्सिस पर जब घूमती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रोटेशन। 24 आवर्स जो है ये पृथ्वी करने वाले थे, जिसको आप एक दिन कहते हैं। तो एक दिन रोटेट करने वाले थे जिसमें दिन रात जो है वो आपके आते हैं। और रिवॉल्व जो करती है उसमें क्या होता है, रिवॉल्व करती है ये सूर्य के चारों तरफ। इससे क्या होता है, इससे अलग अलग सीजन जो है वो आते हैं और 365 डेज़ का टाइम जो है वो रिवॉल्व करने में लेते हैं, जिसको आप एक साल जो है वो कहते हैं। तो वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अगर आपको समझ आए। अगला क्वेश्चन देखें 152 नंबर क्वेश्चन। 152 नंबर, देखो आपने ये क्वेश्चंस बहुत पहले जो है वो ज़रूर पढ़े होंगे और बहुत बार जो है वो पहले पढ़े होंगे, परंतु अगर अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो डेफिनेटली टफ आपको थोड़े क्वेश्चंस ये लगेंगे, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। काफ़ी टाइम से अनटच क्वेश्चंस हैं तो बड़े ध्यान से इनको रिवाइज करें। 152 में बोलते हैं बोरा, मिस्ट्राल एंड सिरोको आर। तो ये बोरा हो गया, मिस्ट्रॉल हो गया, सिरोको हो गया, ये क्या है, ये जो है ये लोकल विंड्स का एक टाइप है, स्थानीय पवनों का ये एक टाइप है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस तरह की लोकल विंड्स हमारे पास और भी हैं, जैसे कि चिन्नूक हो गया, ये लोकल विंड का एक टाइप है। फोएन हो गया, ये भी लोकल विंड का एक टाइप है। और ब्लिजार्ड हो गया, ये भी लोकल विंड का एक टाइप है। तो ये लोकल विंड्स जो हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 153 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं ग्रासलैंड ऑफ यूरेशियन रीजन इज कॉल्ड। तो यूरेशियन जो क्षेत्र है उसका जो घास स्थल है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टीपी जो है वो कहा जाता है। ग्रासलैंड्स का क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में और ये क्वेश्चन आपने पहले तो एचएस में बहुत बार देखा होगा। आपने देखा होगा इस बार कि एचएस में भी जियोग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन ना कहीं पर हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारे पास यहाँ पर दिया गया है पुस्ताज ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हंगरी के रीजन में देखने को मिलता है। हंगरी और उसके सराउंडिंग का रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे पास प्रेयरी दिया गया है, प्रेयरी कहाँ पर देखने को मिलता है, ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका के यूएसए और कनाडा में जो है ये स्पेसिफिक रूप से देखने को मिलता है। हमारे पास पैम्पास दिया गया है, ये जो पैम्पास दिया गया है इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये आपको साउथ अमेरिका में जो है वो देखने को मिलता है, ये आपने ध्यान रखना है। पैम्पास साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिल जाता है देखने को। आपने और भी यहाँ से पढ़े होंगे, जैसे आपने कैंपोस भी पढ़ा होगा। तो कैंपोस कहाँ पर देखने को मिलता है, ये ब्राज़ील के क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिल जाता है। कैंपोस ब्राज़ील के क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 154 क्वेश्चन। 154 में बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो बोलते हैं कौन सा इंडियन स्टेट ऐसा है जिसकी कोस्ट लाइन जो है, समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है, तट रेखा जिसको आप कहेंगे। तो 154 का ऑप्शन डी गुजरात जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, गुजरात इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो आती है।
अब इंडिया का लैंड बॉर्डर अगर आप बात करते हैं ना, इंडिया जो है वो 15,106 किलोमीटर जो है, इतना किलोमीटर जो है वो क्या करता है, टोटल लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। 15,106 किलोमीटर ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम बात करें कि हम कितना कोस्ट लाइन जो है वो शेयर करते हैं, कोस्ट लाइन हम 7,516 किलोमीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली शेयर करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया कोस्ट लाइन जो है वो शेयर करता है और इंडिया जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कितना करता है वो आपने ध्यान रखना है। इंडिया किस किस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके साथ जो है वो इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। सबसे बड़ी बाउंड्री जो अगर हम किसी के साथ बनाते हैं तो वो हम बांग्लादेश के साथ जो है वो बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ अगर हम बात करें कितना किलोमीटर, तो लगभग 4,156 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश के साथ हम बाउंड्री बनाते हैं। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर हम चाइना के साथ जो है वो बाउंड्री बनाते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना के साथ बाउंड्री बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ इंडियन कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ अपना असम हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये जो है वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। चाइना के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट करते हैं? क्या हिमाचल भी चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है? अगर करता है तो हिमाचल के अलावा कौन कौन से स्टेट हैं? कमेंट करके बताएं। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो बोलते हैं कि जो हमारा भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी सबसे लंबी नदी पूछी गई है। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। 155 का ऑप्शन सी गोदावरी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो आ जाती है अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। और अदरवाइज लॉन्गेस्ट रिवर अगर आप इंडिया की देखेंगे तो गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर आ जाती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के पास कहीं से निकलती है। और अगर हम गोदावरी की बात करते हैं कि गोदावरी कहाँ से जो है वो निकलती है, तो गोदावरी भी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर इंडिया की एक रिवर है। और गोदावरी ये जो है महाराष्ट्र में जो है वो कहीं से निकलती है। महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वरम, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से ये एग्जैक्टली जो है वो निकलती है। तो गोदावरी के बारे में हो गया। गंगोत्री के बारे में पता चल गया आपको। आपने गोदावरी का वाटर डिस्प्यूट भी सुना होगा कि पानी को लेकर जो है यहाँ पर थोड़ी सी खलबली है। तो ये कौन कौन से स्टेट्स के बीच में, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर जो थोड़ी सी हलचल है, डिस्प्यूट है, ये किस स्टेट्स के बीच में है। तो ये जो है वो मुख्य रूप से आपने ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन 6 स्टेट्स के साथ जो है ये थोड़ी सी खलबली इनकी अपनी है, थोड़ा सा डिस्प्यूट इनका चला रहता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं विच इज़ प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से रोपण फसल कौन सी, जो प्लांटेशन क्रॉप है इनमें से वो पूछी गई है, जो प्लांटिंग की जाती है जिसकी मुख्य रूप से। तो 156 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए टी, चाय जो है वो सही आंसर हो गया। हमारे पास अलग अलग क्रॉप्स आती हैं तो उनको किस तरह से विभाजित किया गया है वो हम जानेंगे। चाय जो है वो प्लांटेशन क्रॉप में आती है। तो प्लांटेशन क्रॉप में सबसे पहले जानना है आपको कि इसमें चाय, कॉफ़ी, रबड़ हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, ये सारे जो है वो प्लांटेशन क्रॉप में जो है वो आ जाते हैं। चाय, कॉफ़ी, बनाना, शुगर केन, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। इसी तरह हमारे पास ना कैश क्रॉप भी होती हैं जो कैश के लिए मुख्य रूप से जो है वो उगाई जाती हैं। जैसे कि कॉफ़ी कैश के लिए हो जाती है, जूट हो जाता है, शुगर केन हो जाता है, ये मुख्य रूप से जो है वो कैश क्रॉप के प्रकार जो हैं वो आ जाते हैं। और अगर हम फसलों की बात करें तो रबी और खरीफ फसलें, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। रबी फसलें जो हैं वो अक्टूबर के महीने में बोई जाती हैं, अक्टूबर या दिसंबर के महीने में बो दी जाएंगी और इनको अप्रैल जून के महीने में काट लिया जाता है। और जो खरीफ की फसल होती है ना, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जो आजकल फसल काटी है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में आपका चावल आ जाएगा, आपका मक्का आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, कॉटन, उड़द, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और रबी की जो क्रॉप्स होती हैं उसमें व्हीट आ जाता है, प्याज आ जाता है, ग्राम आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, बार्ले आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये फसलों के बारे में पता चल गया। आजकल तो आप बहुत अच्छा रिलेट भी कर सकते हैं खरीफ की फसल को कि आजकल जो आपने काटी फसलें वो कौन सी थी, वो खरीफ की फसलें थी। अब आप जो बोएंगे फसलें वो रबी की फसलों को जो है बोया जाएगा और रबी की फसलें अप्रैल जून के महीने में काट ली जाएंगी, अप्रैल से जून के महीने में।
तो ये यहाँ से नोट करना था। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करते हैं ना कि कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 जो है वो डील करता है। अब ये तो हो गया आसान लेवल का क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि आर्टिकल नंबर 23 जो है वो किसके साथ डील करता है। तो देखो, जो ट्रैफिकिंग होती है ना ह्यूमन बीइंग की और फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है, उसके खिलाफ जो है ये बात करता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, इनके ऊपर पूरी तरह से मनाही ही है, इनके ऊपर ये रोक लगाता है आर्टिकल नंबर 23। 24 की अगर हम बात करें ना तो 24 एम्प्लॉयमेंट जो बच्चों की फैक्ट्रीज़ में करवाई जाती हैं, इसके ऊपर रोक लगवाता है कि बच्चों को जो है वो फैक्ट्रीज़ में आप काम नहीं करवा सकते, खासकर नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। ठीक है, 14 साल का कोई 14 साल से कोई कम उम्र का बच्चा है, उससे आप किसी भी तरह से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, वो उसका फंडामेंटल राइट है। आप उसके फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करते हैं तो आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 32 राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो बात करता है, ये भी ध्यान रखना है। हमारे पास अगर आपको पता हो तो हमारे पास 5 तरह की रिट भी दी गई हैं, अलग अलग 5 तरह की रिट है। हैबस कॉर्पस है, मैंडामस है, क्यू वेरेंटो है, प्रोविजन है, सेरिटोरियल है, ये सारी हमारे पास अलग अलग रिट दी गई हैं। अगर हम बात करते हैं ना फंडामेंटल राइट की फिर से, तो फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक जो है वो राइट टू इक्वलिटी बात करता है। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक बात की जाती है राइट टू फ्रीडम की, और 23-24 आपको पता चल गया। और 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक बात की जाती है, 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाती है कि उसको अपने धर्म को लेकर जो है वो स्वतंत्रता है। और आर्टिकल नंबर 29 से लेकर आर्टिकल नंबर 30 की बात करें तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात की गई है। अब राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था आर्टिकल नंबर 31 में, जिसको डिलीट कर दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ टाइम पहले चर्चा में था, ये कौन से आर्टिकल में आता है, कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि जॉइंट सेशन जो होता है ना, जिसमें जॉइंट सेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों का सेशन होगा, ये कौन इसको प्रिजाइड करेगा, या इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। तो दोनों सेशंस जो होंगे ना, उनकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर के द्वारा जो है वो की जाती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं। अगर हम बात करते हैं ना इंडियन पार्लियामेंट की, तो इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा ये दो चीज़ें आ गई। प्रेसिडेंट भी वैसे पार्लियामेंट का भाग होते हैं, परंतु हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। लोकसभा के स्पीकर होते हैं अलग से, और राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा के स्पीकर कैसे चुने जाते हैं, जो भी लोकसभा के मेंबर चुन कर आते हैं ना, उनमें से किसी को स्पीकर चुन लिया जाता है। और राज्यसभा के जो स्पीकर या फिर चेयरमैन होते हैं, वो तो आपको पता ही है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो कौन चुनता है, वाइस प्रेसिडेंट को जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो उनको चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ये आपने यहाँ से याद रखना है। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि अगर प्रेसिडेंट ने अपना रिज़ाइन देना है तो वो किसको देगा, और अगर वाइस प्रेसिडेंट ने अपना रिज़ाइन देना है तो वो किसको देगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को अगर अपना रिज़ाइन देना है तो वो किस किस को अपना रेजिग्नेशन देंगे, ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है कि किसको देंगे। टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बताया था, तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो अवेल कर लेना उसको। और कैसे आप ज्वाइन करेंगे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.